नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग मोलालिटी जानेंगे, मोल फ्रैक्शन जानेंगे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, इन सभी के बारे में जानेंगे। चूँकि ये सभी के द्वारा हम किसी गोल की शक्ति या सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गोल की शक्ति या सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना था मोलारिटी के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों ने उन सभी नामों की चर्चा की थी जिसमें किसी घोल की शक्ति और सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, अर्थात मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, इन सभी के बारे में चर्चा की थी पिछले क्लासों में। और उसी में से एक एक करके अब हम लोग यहाँ जान रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग मोलारिटी के बारे में जाना था और ये है मोलालिटी। इस दोनों में पहले अंतर समझ ले कि पहले का नाम है मोलारिटी अर्थात उसमें RITY था, और ये है मोलालिटी अर्थात LITY। ये दोनों अलग अलग है, एक है मोलारिटी और दूसरा है मोलालिटी। मोलारिटी को मोलरता के नाम से जाना जाता है और यहाँ मोलालिटी को मोललता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे मोललता के बारे में। चूँकि पहले जो मोलरता था वो कहता था कि 1 लीटर घोल में वर्तमान घुल के मोलों की संख्या को हम मोलारिटी अर्थात मोलरता कहते हैं। लेकिन इसमें है कि 1000 ग्राम घोलक में अर्थात 1000 ग्राम घोलक या 1 kg घोलक में वर्तमान घुल के मोलों की संख्या को या ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सोल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अर्थात घोलक के 1000 ग्राम में या 1 kg में वर्तमान घुल के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसे मैथमेटिकली इस प्रकार से हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ मान लेंगे कि लेट W ग्राम ऑफ सोलवेंट कंटेन्स X ग्राम ऑफ सोल्यूट। W ग्राम ऑफ सोलवेंट कंटेन्स X ग्राम ऑफ सोल्यूट। हम मान लेते हैं कि W ग्राम सोलवेंट में X ग्राम सोल्यूट यानी कि घुला हुआ है। जहाँ ये सोलवेंट की मात्रा हुई और ये सोल्यूट की मात्रा हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे W ग्राम ऑफ सोलवेंट कंटेन्स X/m मोल्स ऑफ सोल्यूट। अर्थात इसको हम मोल में बदल दिए, और मोल होता है दिया गया भार बटे आणविक भार, जैसा कि हम लोगों ने मोलारिटी में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, अर्थात दिया गया भार बटे आणविक भार। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिफिनीशन कहता है उसी के अनुसार चलेंगे। डिफिनीशन कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अर्थात घोलक के 1000 ग्राम में वर्तमान घुल के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो हम यहाँ मैथमेटिकली इसको डिराइव करने के लिए हम मान लिए हैं कि W ग्राम सोलवेंट में X ग्राम सोल्यूट घुला हुआ है। तो W ग्राम सोलवेंट में हम यहाँ मान लेते हैं X/m मोल सोल्यूट का घुला हुआ है या रखता है। उसी को लिखा गया है W ग्राम ऑफ सोलवेंट कंटेन्स X/m मोल्स ऑफ सोल्यूट। जब हम इसको मोल में बदलेंगे सोल्यूट की मात्रा को, तो दिए गए अनुभार से हम उसमें भाग दे देंगे,
अर्थात यहाँ m जो है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो सोल्यूट के दिए गए भार में हम आणविक भार से अगर भाग देते हैं तो हमें मोल प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोल बराबर गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। तो ये W ग्राम में हुआ और उसमें कहता है कि 1000 ग्राम में, तो इसलिए हम यहाँ निकालेंगे 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में हो जाएगा ये x/m और बटे ये कितना हो जाएगा ये W। फिर कहता है 1000 ग्राम में, तो हम 1000 ग्राम या 1 kg में निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको x/m इंटू 1/W। तो जब यहाँ 1000 ग्राम में निकालेंगे तो ये x/m गुने W और इंटू 1000 यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू 1000 अपॉन m गुने W। तो ये क्या हो जाता है, हमें मोलालिटी प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोलालिटी बराबर हो जाता है x इंटू 1000 अपॉन m इंटू W। तो ये हमें मोलालिटी का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोलालिटी बराबर घुल का भार ये ग्राम में हो जाएगा गुने 1000 बटे m गुने W, या m घुल का मोलिकुलर मास है और W जो है यहाँ घोलक का भार है। तो यहाँ हम मैथमेटिकली इस तरह से डिराइव करके भी निकाल सकते हैं, जब फिर सवाल को बनाते हैं तब, या डायरेक्ट यहाँ फार्मूला पर निकाल लेंगे तो भी हमें ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ मोलालिटी निकल जाता है। अब दोनों में अंतर समझ लें, मोलारिटी और मोलालिटी में। मोलारिटी में कहता है कि 1 लीटर घोल में वर्तमान घुल के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं, और ये 1000 ग्राम घोलक में अर्थात 1000 ग्राम सोलवेंट में या 1 kg सोलवेंट में वर्तमान घुल के मोलों की जो संख्या है, सोलूट का जो मोल की संख्या है जो घुला हुआ है, उसे हम मोलालिटी कहते हैं। तो W ग्राम सोलवेंट में मान लीजिए कि x ग्राम अगर सोलूट घुला हुआ है तो W ग्राम सोलवेंट में x/m मोल घुला होगा सोलूट का, इसलिए ये 1 ग्राम में यहाँ इतना हो जाएगा और 1000 ग्राम में हो जाएगा इतना। तो इस प्रकार से हमें मोलालिटी प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरा हुआ, पहला था मोलारिटी और ये दूसरा हुआ। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल अंश क्या होता है। मोल अंश, उसके बाद फिर है मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट है, पार्ट्स पर मिलियन है। इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे, चूँकि ये वही टॉपिक है जो 12 में सॉल्यूशन में भी अध्ययन करते हैं, और यहाँ चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का पहला यूनिट, और इसमें भी ये पढ़ने के लिए दिया हुआ है जिसका नाम हो जाता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसका ये अंतिम टॉपिक यही है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात घोल की शक्ति या सांद्रता। और घोल की शक्ति या सांद्रता को हम किन किन इकाइयों में व्यक्त करते हैं, जिसे पुनः हम लोग जान लें। मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट है, पार्ट्स पर मिलियन है। इसी के बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ जान रहे हैं। तो जिसमें तीसरा नंबर आता है आपको मोल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम लोगों ने जाना मोलारिटी, दूसरे में मोलालिटी और यह तीसरा है मोल फ्रैक्शन। पुनः उस दो को हम लोग जान लें परिभाषा के तौर पर कि मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर घोल में वर्तमान घुल के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। फिर मोलालिटी 1000 ग्राम घोलक में वर्तमान घुल के मोलों की संख्या को मोलालिटी कहते थे। अब यहाँ कहता है कि मोल फ्रैक्शन, अर्थात मोल फ्रैक्शन क्या है, तो किसी भी घोल में घुल भी होता है और घोलक भी होता है। तो यहाँ जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे घोल का, तो यहाँ घुल का मोल की संख्या निकालेंगे, फिर घोलक का मोल की संख्या निकालेंगे, उसके आधार पर इसको डिफाइन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है। कि मोल फ्रैक्शन अर्थात घुल के मोल की संख्या अथवा घोलक के मोल की संख्या तथा घुल और घोलक के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अर्थात मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा घुल के मोलों की संख्या बटे घुल प्लस घोलक के मोलों की संख्या, या फिर
घोलक के मोल की संख्या बटे घुल प्लस घोलक के मोलों की संख्या, अर्थात जब मोल अंश निकलेगा तो घुल का ही मोल अंश निकलेगा और घोलक का ही मोल अंश निकलेगा, और दोनों का जो मोल अंश निकलेगा उसको अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा एक आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर 2 या 2 से अधिक अगर घुल मौजूद है तो 2 या 2 से अधिक का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, लेकिन सबको हम ऐड करेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार से पहले हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि the ratio of the number of moles of solute or solvent to the sum of the moles of solute and solvent is called मोल फ्रैक्शन। इसको हम पुनः समझ ले, ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट और सोलवेंट टू द सम ऑफ द मोल्स ऑफ सोलूट एंड सोलवेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, अर्थात घुल के मोलों की संख्या अथवा घोलक के मोलों की संख्या तथा घुल और घोलक के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को हम मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अर्थात मोल फ्रैक्शन जो इसमें हो जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सोलूट बट्टे मोल्स ऑफ सोलूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। और मोल निकालने के लिए मान लिया कि सोलूट का दिया गया ग्राम मान लिया कि 10 ग्राम है, तो उस 10 ग्राम में सोलूट के मोलिकुलर मास से भाग दे देंगे तो मोल निकलेगा। इसी प्रकार से सोलवेंट की जितनी मात्रा दी हुई है उसमें सोलवेंट के मोलिकुलर मास से भाग देते हैं तो उसका मोल निकल जाता है, और फिर एक को ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों को यहाँ जोड़ देंगे। अगर हमको सोलूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ सोलूट लिखाएगा बटे मोल्स ऑफ सोलूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। अगर हमको मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का निकालना है तो ऊपर लिखा जाएगा मोल्स ऑफ सोलवेंट बटे मोल्स ऑफ सोलूट प्लस सोलवेंट। तो यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो ये बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सोलवेंट, और ये बटे हो जाएगा आपको मोल्स ऑफ सोलूट और प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका मोल फ्रैक्शन हमको निकालना होगा उसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे को हम दोनों को जोड़ देंगे। अगर किसी घोल में अगर 3 कंपोनेंट मिला हुआ है तो नीचे तीनों को ऐड करेंगे मोल की संख्या को। अगर 4 कंपोनेंट है तो चारों को ऐड करेंगे, और जब चारों का जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा उसको हम ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी घोल में सोलूट होगा या सोलवेंट होगा तो सोलूट अलग अलग भी हो सकता है, तो सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तीनों का ऐड करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ सवाल में कहेगा कि सोलूट का मोल फ्रैक्शन निकाले या फिर सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले। अगर घोल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहता है तो हम दोनों का निकालेंगे, सोलूट और सोलवेंट दोनों का। तो इसमें कहता है कि घुल के मोलों की संख्या या घोलक के मोलों की संख्या तथा घुल और घोलक के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को हम मोल अंश के नाम से जानते हैं, उसी को यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है। यहाँ ध्यान देना है कि मोल फ्रैक्शन जब सोलूट का निकालेंगे तो सोलूट का मोल ऊपर और नीचे सोलूट प्लस सोलवेंट के मोल की संख्या। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट बराबर मोल्स ऑफ सोलवेंट बटे मोल्स ऑफ सोलूट प्लस सोलवेंट। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर पानी में चीनी भी मिला हुआ और नमक भी मिला हुआ है
तो इसका मूल अंश कहता है निकालने के लिए हर एक कंपोनेंट का। तो यहाँ 3 कंपोनेंट हो गया। तो अगर हम चीनी का मोल अंश निकालेंगे तो चीनी का मोल की संख्या ऊपर होगा और प्लस चीनी की मोल प्लस पानी की मोल प्लस नमक का मोल। फिर अगर हम यहाँ नमक का मोल अंश निकालते हैं, साल का मोल अंश निकालते हैं, तो यहाँ नमक का मोल हो जाएगा बटे नमक का मोल प्लस चीनी का मोल प्लस पानी का मोल, इस तरह से। तो वो तीनों कंपोनेंट का अगर 3 कंपोनेंट जुड़ा हुआ तो नीचे हम तीनों को जोड़ देंगे मोल की संख्या को और एक ऊपर रहेगा। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मोल अंश का जो योगफल होगा वो एक ही आएगा, मोल प्रभाज वो एक ही आता है, यूनिटी होता है वो, ये ध्यान हमें रखना है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिसको हम केवल इसी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मोल्स एब्सोल्यूट है तो पहले ये जाने हम लोग इसे पिछले टॉपिक में कि मोल पढ़ा है हम लोगों ने कि मोल कैसे निकलता है। जो दिया गया भार है उसमें हम मोलिकुलर मास से भाग देते हैं तो हमें मोल निकल जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमको सोडियम क्लोराइड का अगर मोल निकालना है तो मान लीजिए 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो इसको मोल में जब बदलेंगे तो 10 बटे उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 58.5 सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ अगर हम सोडियम क्लोराइड रखते हैं, अगर 10 ग्राम वो दिया हुआ है तो 10 बटे उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा। अगर पानी अगर 20 ग्राम है तो 20 बटे पानी का मोलिकुलर मास हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग कंपोनेंट का जो दिया गया भार है उसमें हम मोलिकुलर मास से अगर भाग देते हैं तो मोल में बदल जाता है। उसी को यहाँ फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे और उसको निकाल लेंगे। और ये जो निकलेगा वो 1 से कम आएगा, ये भी निकलेगा वो 1 से कम आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वो पूरा 1 आ जाएगा। अगर किसी कंपोनेंट में अगर 3 चीज़ मिला हुआ है, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात तीनों का जो मोल अंश होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। ये एक रेशियो है, तो था मोल फ्रैक्शन। अब अगला कहता है मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। फिर उसके बारे में हम लोग जाने कि तीनों क्या होता है। ये 3 तो हम लोग जान चुके हैं, एक मोलारिटी, एक मोलालिटी और एक मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ चौथा है मास परसेंट। इसको W/W से सूचित करते हैं, मास परसेंट। मास परसेंट क्या मतलब हुआ, परसेंट यहाँ 100 में, तो यहाँ जब हम लेंगे तो 100 ग्राम लेंगे, अर्थात 100 ग्राम घोल में वर्तमान घुल की मात्रा को हम मास परसेंट कहते हैं। यहाँ मोल निकालने की जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 100 gram of solution is called mass percent। अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है कि 100 ग्राम घोल में वर्तमान घुल की मात्रा को हम द्रव्यमान परसेंट करते हैं। इसे W/W सूचित करते हैं, चूँकि यहाँ घोल और जो घुल है उस दोनों को हम ग्राम में लिए हैं, वेट में लिए हैं, इसलिए इसको W/W कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मास परसेंट, ये बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। चूँकि यहाँ परसेंट में आएगा, जो भी आएगा वो परसेंट में आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कर करके मास परसेंट बराबर हो जाएगा आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और इंटू 100। ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि सॉल्यूशन का जब अमाउंट निकालेंगे तो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ रहता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गुने 100।
अमाउंट ऑफ सोलूट बटे अमाउंट ऑफ सोलूट प्लस सोलवेंट, ये सोलूट प्लस सोलवेंट जो का अमाउंट होगा वो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन का होगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर पूरा अमाउंट सोल्यूशन का दिया हुआ है तो हम ये लागू करेंगे, अगर अलग दिया हुआ है तो इसको हम ऐड करके लिखेंगे। तो ये जो भी आएगा ये परसेंट में आएगा, ये जो भी आएगा किस में आएगा, ये परसेंट में आएगा ये। तो इसलिए इसका नाम दिया गया मास परसेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों वेट में लिया गया है, ग्राम में लिया गया, इसलिए W/W उसको लिखते हैं। तो मास परसेंट को सूचित करते हैं W/W से, अर्थात अमाउंट ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। अर्थात 100 ग्राम घोल में वर्तमान घुल की मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, इसे W/W सूचित करते हैं। अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत बराबर घुल की मात्रा बटे घोल की मात्रा गुने 100, या घुल की मात्रा बटे घुल की मात्रा प्लस घोल की मात्रा, अगर ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का अमाउंट आ जाता है। तो ये मास परसेंट हो जाता है। अगर दिया हुआ है कि किसी घोल में अगर 10% सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, इसका ये मतलब हो गया कि 100 ग्राम घोल में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड हुआ और 90 ग्राम वाटर हुआ। तो इस तरह से ये इसका मतलब हुआ। अगर 20% NaCl W/W का मतलब हो जाता है कि 100 ग्राम घोल में 20 ग्राम NaCl और 80 ग्राम वाटर, ये इसका मतलब हो जाता है मास परसेंट। अब इसका चौथा था, ये पांचवा हो जाएगा वॉल्यूम परसेंट। पांचवा है वॉल्यूम परसेंट, या इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज में लिख सकते हैं। इसको स्विच करते हैं V/V से, उसमें दोनों ग्राम में लिए, दोनों आयतन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोलवेंट, लिक्विड सोलूट, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोलूट present in 100 volume of solution is called volume percent. It is denoted by V/V। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि इसे V/V के द्वारा सूचित किया जाता है। The volume of liquid solute present in 100 volume of solution is called volume percent। अर्थात 100 आयतन घोल में वर्तमान द्रव घुल पदार्थ के आयतन को हम आयतन परसेंट कहते हैं। यहाँ दोनों वॉल्यूम में ही लिया जाएगा, आयतन में ही लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसलिए वॉल्यूम परसेंट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चूँकि परसेंट है तो इसमें 100 से गुना करेंगे, 100 में निकालेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इनटू 100। ये दोनों एक ही चीज़ है। चूँकि जब हम घोल का आयतन निकाल लेंगे तो घोल में सोलूट भी मिला हुआ और सोलवेंट मिला हुआ है, तो दोनों के आयतन को जोड़ेंगे तो सोल्यूशन का आयतन होगा। अगर केवल सोल्यूशन दिया हुआ है तो ये लागू करेंगे, और सोलूट और सोलवेंट अलग अलग दिया हुआ है जिसको हम ऐड कर करके ऐसे निकालेंगे, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो यहाँ V/V का मतलब हुआ कि इसमें लिक्विड सोलूट घुला हुआ होगा। जैसे पानी में अगर हम इथेनॉल डालते हैं तो इथेनॉल का जो आयतन होगा वो वॉल्यूम में लेंगे, और यहाँ पानी या प्लस इथेनॉल का। अगर ये कह रहा हो कि आयतन बाई आयतन जो
इथेनॉल का वाटर में है वो 20% है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 80 आयतन पानी में 20 आयतन घोला हुआ है क्या, ये इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये इसका मतलब हो जाता है। यानी दोनों मिला करके ये दोनों जब मिलाएंगे तो घोल का आयतन होगा और ऊपर जो होगा वो घुल का ले लेंगे तो वो लिक्विड सोल्यूट होगा। वो इसमें सॉलिड की गुंजाइश नहीं है, वो लिक्विड सोल्यूट होगा। इसलिए लिखा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्योंकि ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में आएगा। ये क्या आएगा इसमें, परसेंट में, जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा। तो ये वॉल्यूम परसेंट है। अब इसके बाद छठा हो जाता है आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट। उसको भी जान ले, ये तीनों लगभग एक ही चीज़ है। उसमें वॉल्यूम और वेट का अंतर है उसमें, और ये तीनों जो भी निकलेगा वो परसेंट में निकलेगा। इसमें है मास वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, इसको हम W/V लिखते हैं। W/V के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 100 आयतन घोल में वर्तमान घुल की मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन परसेंट कहते हैं। वो लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ अमाउंट इसलिए है चूंकि यहाँ W है, वेट है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml of solution is called mass volume percent. The amount of solute present in 100 ml of solution is called mass volume percent। अर्थात 100 ml घोल में वर्तमान घुल की मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे W/V के द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात ये हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंट बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम में हो जाएगा, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। ये भी आपको परसेंट में आएगा, क्योंकि इस समय परसेंट लगा हुआ है, 100 से गुना है तो परसेंट में आएगा। तो ये मास वॉल्यूम देख रहे हैं कि ये मास में है तो ये वॉल्यूम है, इसलिए इसको मास बाई वॉल्यूम कहा जाता है। तीनों आएगा, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट, वो परसेंट में ही आएगा। अब इस तीनों में अंतर एक बार हम समझ लें। मास परसेंट में कहता है कि 100 ग्राम घोल में वर्तमान घुल की मात्रा को मास परसेंट करते हैं। वॉल्यूम परसेंट में हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम परसेंट में लिक्विड सोल्यूट घुला हुआ था, अर्थात जो घुल की मात्रा होगा वो लिक्विड में होगा और नीचे जो होगा वो फिर आपको आयतन में भी होगा। तो उसमें 100 आयतन घोल में वर्तमान द्रव घुल पदार्थ की मात्रा को हम आयतन परसेंट कहते थे। लेकिन इसमें है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंट। अर्थात मास वॉल्यूम परसेंट में जो घुल का जो भार होगा वो वेट में होगा और यहाँ ये वॉल्यूम में होगा और वहाँ 100 ml में लिख लेंगे। तो ये 100 ml सोल्यूशन में जितना घुल की मात्रा मौजूद होगा उसी को हम मास वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना मास वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। और इसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। सातवां है आपको पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm भी लिखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानें कि इस पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल तब करेंगे जब घोलक की बहुत ही अधिक मात्रा में घुल का बहुत ही कम मात्रा अगर मौजूद हो। अर्थात जब समुद्र के पानी का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें समुद्र के पानी बहुत कम मात्रा में अनेकों तरह की चीज़ घुला हुआ है,
तो वैसे चीज़ों का अध्ययन करेंगे। नदी के पानी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे ppm का, और ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब घोलक की बहुत बड़ी मात्रा में घुल की बहुत ही कम मात्रा मौजूद हो। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ppm बराबर ये हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बटे टोटल अमाउंट of all the substances into 10⁶ जो 1 मिलियन होता है। अर्थात जिसका ppm निकालना रहेगा उस सब्सटेंस को रखेंगे और नीचे सभी सब्सटेंस का अमाउंट इंटू 10⁶। 10⁶ का मतलब हुआ इस पर 1 पर 6 जीरो, ये 1 मिलियन कहलाता है। इसी को हम 10⁶ लिखते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख होता है, कहाँ यहाँ ही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख या 10 लाख हुआ, इसलिए इसका नाम ppm पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ, यानी पर मिलियन पार्ट में। तो ppm हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बट टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस इंटू 10⁶। तो इस तरह से ppm निकल सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा पिछले 2 क्लासों से कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अर्थात घोल की शक्ति या सांद्रता को किन किन इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मोलारिटी अर्थात मोलरता, दूसरा था मोलालिटी अर्थात मोललता, तीसरा था मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल अंश, चौथा था मास परसेंट यानी कि द्रव्यमान परसेंट, फिर था वॉल्यूम परसेंट आयतन प्रतिशत, फिर था मास बाय वॉल्यूम परसेंट या मास वॉल्यूम परसेंट जिसको द्रव्यमान आयतन परसेंट कहते हैं, और उसके बाद था आपको ये ppm अर्थात पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये तो ये हम पुनः अंत में याद दिला दें कि ये इस चैप्टर में ही पढ़ना है, और जब 12 का